नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा कक्षा 9वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम ऐसा प्रेरणादायक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिस पाठ को पढ़ने के बाद या जिस पाठ को सुनने के बाद निश्चित हमें भी कुछ करने का और मन में जो इच्छा है वो पैदा हो जाएगी। निश्चित ऐसे प्रेरणादायक पाठ हमारे पाठ्यक्रम में है, ये हमारा भाग्य है। तो ऐसे ही एक प्रेरणादायक पाठ हम आज आपके सामने लेकर आए हैं और उस पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। कक्षा 9वीं ब में, मतलब ब का मतलब होता है ब पाठ्यक्रम, कक्षा 9वीं में ये पाठ है। और इस पाठ की लेखिका जो है, इनका नाम है, एक मिनट, इनका नाम है बचेंद्री पाल। इनका नाम क्या है? बचेंद्री पाल। और पाठ का नाम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ये इनका आत्मकथन है। इन्होंने इस पाठ को लिखा है और किस प्रकार ये एवरेस्ट शिखर यात्रा उन्होंने की और पहली भारतीय महिला जिसने एवरेस्ट शिखर पार कर दिया, एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई कर दी, ऐसी पहली भारतीय महिला होने का सौभाग्य प्राप्त कर दिया और हमारा नाम मान शान ऊंची करने का कार्य बचेंद्री पाल जी ने कर दिया। इसके लिए हम उनके ऋणी तो है ही है, लेकिन इनके कार्यों से आज कितनी सारी महिलाएं, कितने सारे पुरुष, कितने सारे लोग वो एवरेस्ट शिखर पार करने की होड़ में लगे हुए हैं। तो चले देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार उन्होंने इस एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय को हम देखते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता, इनके माता पिता का नाम देखिए, हंसादेई नेगी, पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता चढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। अंत बचेंद्री को 8वीं से ही आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा, मतलब खुद काम करके आत्मनिर्भर होकर उन्होंने अपना जीवन यापन कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, हमें उनके जीवन से लेना क्या है? हमें उनके जीवन से यही लेना है कि उन्होंने अपने पढ़ाई का जो आगे का खर्च है वो किस प्रकार जुटाया, तो अपन खुद काम करके जुटाया। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता की उनके आगे की पढ़ाई के बारे में सहमत किया। वो तो आगे पढ़ाने के बारे में सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको सहमत कर दिया कि भाई नहीं है, ये लड़की अच्छी है, पढ़ती है, उनको आगे जाने दो। बचेंद्री ने ऐसे विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा प्राप्त की और हमारे एरिया में आ गए, मतलब वो टीचर बन गए। देखिए, लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त कर दिया। बच्चों, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तब तक आप सफल नहीं होंगे, याद रखो, क्योंकि परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम से कुछ प्राप्ति नहीं होती है। शेर को भी सोने के बाद उसका अन्न है, खाना है, नहीं मिलता है, उसको शिकार करनी पड़ती है राजा होने के बावजूद भी। तो कठिन परिश्रम बचेंद्री पाल ने किया, इसलिए उनको ये सफलता प्राप्त हो गई। देखिए, तो बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। वैसे जिस पहाड़ों की गोदी में पली है, बड़ी है, जब बचपन से वो चढ़ी है, उतरी है, वहां रही है, तो देखिए बड़ा चाव उनको पहले से ही था। लेकिन इनका जो बड़ा भाई है पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तू चढ़ो। लेकिन लड़की है इसलिए बचेंद्री को बोलता था कि तू नहीं चढ़ना है, नीचे आ जाओ। तो भाई वो सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वो उसकी बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने ऊंचाई वाले गांव में बिताता था, तो कुछ महीने
पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक और गांव में जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्र को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है। देखिए, अरे भाई, हम यहां हॉस्टल से स्कूल कितना मीटर में, हमारा अंतर कितने में है? मीटर में है, उनका किलोमीटर में है। भाई, उन्होंने किलोमीटर का फासला पहले से ही तय किया, इसलिए उन्होंने चढ़ाई का फासला भी बराबर अब समय पर पूरा कर दिया। लेकिन हम यहां मीटर का फासला तय करने में असमर्थ हैं, तो हम किलोमीटर की सोचो, तब आप आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कभी मीटर का नहीं सोचा, किलोमीटर का सोचा, और इन्होंने इतना बड़ा फासला तय कर दिया। हम मीटर का नहीं सोचते तो हम किलोमीटर के बारे में कब सोचेंगे? बच्चों, सोचना है, आगे बढ़ना है, तो बचेंद्र के जीवन से तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। अब लेते रहिए बस। आत्मविश्वास ही लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। मैंने यहां शब्द अपना जोड़ दिया कि बचेंद्र के पास क्या था? सबसे महत्वपूर्ण, सफलता पाने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया, और उनके पास कड़ा आत्मविश्वास भी था, और वो पहले से ही चढ़ती आई थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन फाउंडेशन, माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। प्रयाण कर देना मतलब कुछ करना, जाना। बचेंद्र ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कमलबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण से लिया गया है। ये लोमहर्षक अंश बचेंद्र के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है। निश्चित हम आज ये पाठ की शुरुआत कर रहे तो बचेंद्र पाल के साथ साथ हम भी उनके कदम से कदम मिलाकर हम भी एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने का अनुभव या चढ़ने का जो इच्छा है वो कम से कम इस पाठ के माध्यम से हम पूरी जरूर करेंगे। जिद्दत से ही जिद्द पूरी होती है। जिद्दत से ही जिद्द पूरी होती है। एक आध अगर हम ठान लेते हैं मन में तो उसके लिए भी जिद्द करनी पड़ती है। जी हां, मुझे ये चाहिए, जी हां मैं ये करूंगा, क्योंकि जिद्द करेगी तो जिद्द पूरी होगी। हम बोलते हैं ना, अपनी जिद्द पूरी करो, तो बचेंद्री ने अपनी जिद्द पूरी की है। पाठ की शुरुआत यहां से है। एवरेस्ट अभियान दल बचेंद्री बोल रही है। इस पाठ में जो सब कुछ आपको बयां कर रही है वो कौन कर रही है? बचेंद्री पाल कर रही है। तो अब हम बचेंद्री के शब्दों में हर एक वाक्य यहां बोलते जाएंगे। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। ये नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बचेंद्री कह रही है। देखिए बच्चों, इसमें आपको एक दो क्वेश्चन आ सकते कि एवरेस्ट अभियान दल कब निकला? एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए किससे? हवाई जहाज से निकला। देखिए, एक मजबूत अग्रिम, अग्रिम मतलब आगे का, पहले ही वहां चला गया था कि वहां की स्थिति, वहां का वातावरण जानने के लिए पहले ही चला गया था, जिससे वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात, दुर्गम जहां जाना कठिन है इसको दुर्गम कहते हैं। और हिमपात, हिमपात बर्फ का गिरना या बर्फ को या बर्फ गिरने के बाद जो रास्ता है उसको साफ कर सके। नमचे बाजार वहां काठमांडू या वहां का क्षेत्र है जो शेरपा लैंड का एक नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा जो
एवरेस्ट शिखर चढ़ने वाले जो यात्री हैं उनको उनका सामान ढोने में या उनको दिशा निर्देशन करने में वो मदद करते हैं। और ये शेरपा लोग हैं, ये शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र जो नमचे बाजार था उसी के ही थे। यहाँ के आसपास के गांवों के होते हैं, इनको भी रोजगार मिल जाता है। ये नमचे बाजार ही जहां से सर्वप्रथम बचेंद्री ने एवरेस्ट को निहारने का काम कर दिया, देख लिया था, वाव वहां चढ़ना है, मतलब अपना लक्ष्य खुद आंखों से देख लिया था। जब तक अपना लक्ष्य हम अपने मन में ठान नहीं लेते, अपने आंखों से नहीं देखते, तब तक वो लक्ष्य पूरा कैसे कर पाओगे। देखिए बचेंद्री ने अपने लक्ष्य को देख लिया। जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान में जाते समय अपने लक्ष्य को देखते थे कि, या विराट कोहली मैदान में उतरते ही देख लेते थे कि कितने रन हमें निकालने हैं, अपना लक्ष्य उनको पता हो जाता था और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो कुछ जो कार्य हैं वो कार्य करके ही कंप्लीट निकलते थे। तो उन्होंने इस नमचे बाजार से इसको देख लिया कि कैसा है मेरा लक्ष्य, कैसा है। एवरेस्ट की तरफ से गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फ्लूम, ये बर्फ का फ्लूम फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया था कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता था। बर्फ का वो ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों का सामना करना या तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी, इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते बाईं तरफ से सीधी पहाड़ी धसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान। देखिए हिमपात या हिमस्खलन, बर्फ का गिरना। जैसे भूस्खलन होता है ना, वैसे हिमस्खलन हम लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं, है कि नहीं। भूस्खलन होता है मतलब जमीन का मिट्टी का गिरना, वैसे बर्फ का गिरना उसको हिमस्खलन बोलते हैं। तो ये है, और ये एक भारी बर्फ का बड़ा फ्लूम ये 10-10 किलोमीटर का होता है। अब बर्फ का है, कोई गिर गया तो कितना नुकसान हो सकता है। सही में बचेंद्री को डराने के लिए काफी था, लेकिन बचेंद्री एवरेस्ट के प्रति इतनी विचित्र रूप से आकर्षित थी। विचित्र, यहां देखिए ये बहुत मुझे भी बहुत बढ़िया लग रहा है, विचित्र रूप से आकर्षित होना। हाँ जी हाँ, हमें हर किसी चीज को प्राप्त करना है तो पागल बनना पड़ता है। लोग बोले उनको ये पागल है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं है। क्यों? अपने लक्ष्य के प्रति पागल है। देखिए अपने लक्ष्य के प्रति हम विचित्र रूप से आकर्षित थी कि किसी भी हालत में मुझे वहां तक पहुंचना है। ये जो मन में ठान ली थी बात, वही महत्वपूर्ण थी, इसलिए विचित्र रूप। नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्य के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अपने बुक में अंडरलाइन करके लिखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। इनके नेता का नाम क्या है? कर्नल खुल्लर। ये मृत्यु होने के बाद सभी दुखी हो गए। अवसाद मतलब दुख, दुखी हो गए। अवसाद मतलब क्या है? निराशा, दुख। और हमारे नेता कर्नल खुल्लर जी ने बताया कि देखिए एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है। ये इतना आसान कार्य नहीं है, चलो हम किसी रास्ते से जा रहे, ऐसा नहीं है। ये जो अभियान है और ये जो आपके कार्य की प्रतिबद्धता है, जी हां मुझे ये काम करना पड़ता है, और कभी कभी अपने लक्ष्य प्राप्ति में मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं?
इतना आसान काम नहीं है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सीधे सीधे शब्दों में उनको कहना था, लेकिन उन्होंने कह दिया ये महान अभियान में खतरे तो है ही हैं, परेशानी तो है ही है, कदम कदम पर परेशानी है, पैर कहां डालोगे ये सोचना पड़ेगा। और ऐसे में कभी कभी तो आदमी को सहज भाव से मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है, अपने जान खतरे में डालनी पड़ती है। तो इतना सरल काम नहीं है, तो ये कठिन में से कठिनतम काम है। तो आप तैयार हैं, ऐसा उनको कहना था। नेता हो तो ऐसा स्पष्ट अपने शब्दों में कह दिया कि कितनी सारी समस्याएं आपके सामने या चुनौतियां आपके सामने आ सकती है, उसका एक उदाहरण उन्होंने यहां पेश कर दिया था। उपनेता, उनके नेता कर्नल खुल्लर, उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा जो खंबू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, देखिए आपको फिर प्रश्न आता है कि कुल कितने कैंप लगे, इसका वर्णन कीजिए। पहला जो कैंप था बेस कैंप, पहला जो कैंप था बेस कैंप। ध्यान रखते हैं आप, जैसे हम बजेंद्र के साथ चलते जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि कितने कैंप लगे। और बेस कैंप के बाद कैंप नंबर 1 कहां लगा था? 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर, झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया। क्यों? पुल बांधकर, रस्सियां बांधकर, झंडों से रास्ता चिन्हित करना मतलब इस रास्ते से जाओगे तो कोई खतरा नहीं है। मम्मी पापा हमेशा बताते बेटा आप ठीक तरह से रास्ते से जाओ, लेकिन हम चलते नहीं हैं, हम अपना रास्ता चेंजेस कर देते, प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहां तो स्पष्ट बोल दिया। कठिनाइयों का जायजा लिया गया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर किसको कहते हैं? देखिए यहां दिया है, नहीं दिया। ग्लेशियर बर्फ के नदी को ग्लेशियर कहते हैं, और ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित, अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बहुत बार, कभी कभी ये काम करने के बाद दोबारा करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वातावरण का कोई भरोसा नहीं है। कब कौन सा वातावरण आएगा, कब बर्फ कितनी गिरेगी, कैसी गिरेगी, उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने इससे संबंधित अवगत करने का काम उपनेता प्रेमचंद जी ने कर दिया था। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं थे। शेरपा कुली की मृत्यु, एक रसोई सहायक की मृत्यु। अरे भाई अभी कोरोना चल रहा है, किसी गांव में एक पॉजिटिव मिल गया बोलने से भी हम 4 दिन गांव बंद कर रहे हैं। हाँ, और जिस रास्ते पर निकली है, जिस इस एवरेस्ट की चोटी पर उसको पहुंचना है, यहां नीचे से देख रही है कि आगे वाले 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो कौन यहां चढ़ने का साहस कर सकता है? लेकिन बचेंद्री विचित्र रूप से आकर्षित थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसको सिर्फ ये एवरेस्ट की चोटी दिखाई दे रही थी। देखिए एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले ही 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियां, मतलब ये जैसी श्रेणी है और एक श्रेणी है, और मतलब दूसरे शिखर को देखने का काम कर दिया उसने। भौचे के होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट नुत्से की ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को भी उसने देख लिया। किस प्रकार की नदियां, कैसे हैं, क्या हैं। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना। हिमपात होता था तो कहीं इधर से, कभी उधर से, कभी सीधा आ जाता था। ऐसा उसका कोई अनुशासन नहीं था, वह कहीं से भी आ जाता था, कहीं से भी हवा चल जाती थी, अव्यवस्थित ढंग से गिरना था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती हैं, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। सीधे धरताल पर दरार पड़ने का विचार
हमारी गाड़ी एक 100 के स्पीड से है और अचानक रोड अगर नीचे गया तो कल्पना मत कीजिए, नींद नहीं आएगी, गाड़ी भी नहीं चलाएंगे। यहां बचेंद्री को तो एक एक पैर, एक एक कदम डाल रही हो और मन में विचार आ जाता है कि अगर ये सीधा नीचे चली गई तो कठिन काम है रे। या एरोप्लेन में बैठते हैं, एरोप्लेन हम ऊपर गए, हजारों फुट की ऊंचाई पर चले गए और मन में आ जाता है गिर गया तो कल्पना मत कीजिए हमारा उसके बाद क्या होगा। ऐसे ही दरार पड़ने का विचार ही दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास, संपूर्ण यात्रा के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। देखिए, जो ऊपर की चढ़ाई करने वाले लोग हैं, कितने लोगों को यह छूता रहेगा? 1 दर्जन लोगों को यह छूता रहेगा। इससे बढ़कर और कौन सी समस्या हो सकती है, आप सोच सकते हैं। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने का तथा लट्टों और रस्सियों का उपयोग कैसे करना है, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों को रस्सियों से कैसे बांधना है, अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्य के बारे में हमें विस्तृत या एक अलग अलग करके संपूर्ण जानकारी देने का कार्य किसने कर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर मीनू मेहता ने किस कार्यों से अवगत कराया। ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है कि परीक्षा में आपको लिखना भी है। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना तथा लट्टों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना तथा हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देने का कार्य किसने किया? डॉक्टर मीनू मेहता ने कर दिया। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी दिया था बोलने के लिए, कर्नल खुल्लर को पूरी जानकारी देने के लिए, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल 2 ही महिलाएं थी। कौन? मैं और रीता गोबू। तो इस प्रकार की एक खुशी उन्होंने अपने नेता कर्नल खुल्लर को दी। बच्चों, आज के पाठ में, आज के सत्र में इतना ही। इसी पाठ का दूसरा भाग हम कल की तासिका में इसी समय पर पढ़ेंगे और इसी जोश के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।